नमस्कार दोस्तों, मैं आंचल कलबलिया और मेरी दोस्त आयुषी गर्ग आज भारत में हुए गए एक बहुत बड़े घोटाले के बारे में बात करेंगे, जिस घोटाले ने इंडिया के स्टॉक मार्केट और बैंकिंग रेगुलेशंस को हिलाकर रख दिया था। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में हर्षित मेहता और उनके द्वारा किए गए स्कैम के बारे में बात किया था। आज उसी तरह हम एक जाने माने व्यक्ति द केतन पारेख और उनके द्वारा किए गए स्कैम के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। केतन पारेख जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो अपना स्टॉक बोरिंग का फैमिली बिजनेस चलाते थे, और जैसे कि हमने हर्षित मेहता में देखा कि वो हर्षित मेहता का ट्रेनी भी थे। केतन पारेख पंप एंड डंप स्कीम और कुछ टेक्निक्स का यूज करके अपना स्कैम चलाते थे। केतन पारेख एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे आईसीई सेक्टर के इन्फो कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट। वो ये मानते थे कि इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ है, तो वो इस सेक्टर को प्रमोट करके वो अपना इमेज बिल्ड करते थे, और इमेज बनाने के बाद वो लोगों को भरोसा दिलाने के लिए इन कंपनीज में शेयर बाय करते थे। ऐसा करके केतन पारेख इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतते थे और इन्वेस्टर्स को लगता था कि उनके लिए ये सही निर्णय है, लेकिन ऐसा नहीं था और इसका रीजन हम वीडियो में आगे जानेंगे। केतन पारेख मुख्य रूप से कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे, क्योंकि हर्षित मेहता स्कैम के बाद बीएसई को काफी ज्यादा रेगुलेट कर दिया गया था। ये स्कैम डिपेंड करता है एक क्वेश्चन पर जो मैं अभी आप लोगों से पूछूंगी। तो सपोज एक वेजिटेबल मार्केट में एक बहुत बड़ा खरीदार आ जाए एंड सारे अनियंस उठा ले एंड अपनी दुकान पर धीरे धीरे बेचे, तो इससे क्या होगा? ऑब्वियसली अनियंस की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। इसकी वजह से उसके प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर इसी चीज़ को हम स्टॉक मार्केट से रिलेट करें, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि किसी स्टॉक की प्रैक्टिसेस में फ्लक्चुएशन आने का प्राइमरी फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई। सो इन द सेम वे, किसी शेयर की डिमांड कम है तो उनके प्राइसेस भी काफ़ी कम होते हैं, और वैसे ही अगर किसी शेयर की डिमांड ज़्यादा है तो उसके प्राइसेस फिर ज़्यादा होते हैं। क्योंकि लोग जनरली इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि अगर किसी शेयर की प्राइस वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वो कंपनी अच्छी ही होगी, बट अगर ये डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट कर दी जाए तो दोस्तों, अभी तक आपको इस स्कैम के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया होगा। तो चलिए अब इस स्कैम को थोड़ी और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो केतन पारेख मुख्य रूप से दो टेक्निक्स का यूज करते थे अपने स्कैम को चलाने के लिए। पहली टेक्निक थी पंप एंड डंप स्कीम। तो ये पंप एंड डंप स्कीम है क्या? पंप एंड डंप स्कीम बेसिकली एक फ्रॉड स्कीम है, जिसमें स्कैम चलाने वाले ऑपरेटर्स पहले किसी कंपनी के शेयर्स बड़ी मात्रा में खरीद लेते थे और फिर झूठी इंफॉर्मेशन यानी अफवाहें फैलाकर इन्वेस्टर्स को स्टॉक की तरफ आकर्षित करते थे। तो ये इन्वेस्टर्स इस जाल में फंस जाते थे और फिर अपना पैसा लगाने लगते थे। जब ये इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते थे इन स्टॉक्स में, तो स्टॉक की प्राइस और डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। इस डिमांड और प्राइस को देखकर और भी छोटे बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी के स्टॉक्स में आकर अपने पैसे लगाने लगते थे, जिससे स्टॉक की प्राइस पंप यानी बढ़ जाती थी। फिर ये जब ये प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाती थी, तो ये जो ऑपरेटर्स थे वो अपना प्रॉफिट बुक करके शेयर्स को डंप यानी एग्जिट कर देते हैं। जब ऑपरेटर्स को स्टॉक्स को सेल कर देते थे और उन्हें प्रमोट करना बंद कर देते थे, तो वो जो स्टॉक्स थे वो ओवर वैल्यूड होने के कारण और झूठी इंफॉर्मेशन के कारण स्टॉक की प्राइसेस गिर जाती थी, जिससे इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो जाता था। तो केतन पारेख पहले कुछ कंपनीज के स्टॉक्स को खरीद लेते थे, यानी उसमें हिस्सेदारी ले लेते थे और फिर उन्हें मैनिपुलेट करते थे। सो बेसिकली दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर्स और एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी इंडिविजुअल्स जो अपने पर्सनल अकाउंट में और अपने पर्सनल काम के लिए बाय और सेल करते थे, जैसे कि आप और मैं। दूसरी तरफ है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो कि बड़े अमाउंट में शेयर्स को बाय और सेल करते थे, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और हेज फंड्स। जैसा कि हमें पता है कि हर्षित मेहता अपने स्कैम में रिटेल इन्वेस्टर्स को टारगेट करते थे, वहीं दूसरी तरफ केतन पारेख अपने स्कैम में इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को टारगेट करते थे। इसका मेनली दो रीजन था। पहला तो केतन पारेख एक इंस्टीट्यूशन स्टॉक ब्रोकर हुआ करते थे, जिससे उनको पता था कि इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है और क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, जैसे कि इन्वेस्टर्स आए और उनकी कंपनी में पैसा लगाए। और दूसरा रीजन ये कि केतन पारेख बड़े अमाउंट में ट्रेड करते थे, इसलिए उन्हें बड़े फंड्स की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को टारगेट किया, सो दैट उन्हें ज्यादा अमाउंट्स मिल सके। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को टारगेट करने के लिए केतन पारेख ने कई सारे स्ट्रैटेजीज का यूज किया, और बढ़ते हुए प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए केतन पारेख ने हाई ट्रेडेड वॉल्यूम का इस्तेमाल किया, क्योंकि इन्वेस्टर्स मेनली ज्यादातर
लिक्विडिटी में भरोसा करते हैं, इसीलिए उस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने हाई ट्रेडेड वॉल्यूम का इस्तेमाल किया, जहां पर हमारा दूसरा टेक्निक आता है सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए स्टॉक्स का वॉल्यूम आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है। किसी दिन या दिन के किसी भी टाइम पे कंपनी से कितने शेयर्स ट्रेड हुए उसे हम स्टॉक्स का वॉल्यूम कहते हैं। जितने जितने नए ट्रेड्स होते हैं वैसे ही वॉल्यूम बढ़ती जाती है। तो सर्कुलर ट्रेडिंग में ऑपरेटर्स अपने ही बीच पे ट्रेडिंग करते हैं। जैसे पहला ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को शेयर बेचता है, दूसरा ऑपरेटर तीसरे ऑपरेटर को शेयर बेचता है और तीसरा ऑपरेटर पहले ऑपरेटर को शेयर बेचता है। तो इसके जरिए एक सर्कल में ये ट्रेडिंग होती रहती है और शेयर्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है। सर्कुलर ट्रेडिंग में ऑपरेटर्स पहले ही मिलकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कितने ज्यादा शेयर्स ट्रेड करने हैं, किस अमाउंट पर करने हैं और किस टाइम पर करने हैं। तो ये ऑपरेटर्स पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं। फिर खरीदने वाला ऑपरेटर और बेचने वाला ऑपरेटर साथ बैठ के ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी एग्जैक्टली मैचिंग ऑर्डर प्लेस करते हैं सेम टाइम और सेम प्राइस पे, जिससे स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो केतन पारेख इस टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं सो दैट इन्वेस्टर्स को ये ना लगे कि प्राइस का बढ़ना कोई मैनिपुलेशन है, बल्कि उनको ये लगे कि प्राइस का बढ़ना एक मार्केट की डिमांड है। सर्कुलर ट्रेडिंग करने के लिए केतन पारेख अपनी ही अलग अलग कंपनीज के शेयर्स बाय और सेल करता था और वॉल्यूम बढ़ाता था। सो वीडियो की अगली पार्ट में अब हम ये जानेंगे कि वो कौन सी कंपनीज थे जिसमें केतन पारेख बाय और सेल करता था और उसने उसका यूज कैसे किया। अब हम बात करते हैं केतन स्टॉक के बारे में। तो केतन पारेख मेनली 10 स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। हाई वॉल्यूम की वजह से वो स्टॉक्स बहुत एक्टिवली ट्रेड होते हुए दिख रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। केतन पारेख उन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके उनके स्टॉक्स के प्राइस भी बढ़ा रहे थे। केतन पारेख के कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ताल्लुकात थे। वो इन्वेस्टर्स भी K10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे और जब वो उस स्टॉक में आ जाते थे तब उन स्टॉक की डिमांड एंड प्राइस बढ़ जाती थी। एंड बढ़ी हुई प्राइस और वॉल्यूम देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करने लग जाते थे। उस दौर में K10 स्टॉक्स मैनिपुलेशन ग्राफ्स, ये वो K10 स्टॉक्स है जिसमें केतन पारेख इन्वेस्ट करता था। केतन ने पेंटाफोर सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट करके इसकी प्राइस 175 रुपीज़ से सीधा 2700 रुपीज़ पहुँचा दी थी। वैसे ही ग्लोबल टेलीसिस्टम्स की प्राइस 85 रुपीज़ से 3100 रुपीज़, HFCL की प्राइस 42 रुपीज़ से 2300 रुपीज़ तक और जी स्टॉक की प्राइस 750 से 11,000 रुपीज़ तक पहुँचा दी थी। और इसी तरह उसने काफ़ी स्टॉक्स को मैनिपुलेट भी किया था। अब सोचने की बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास तो चलिए अमाउंट रहता था, लेकिन केतन पारेख के पास इतने बड़े अमाउंट्स कहाँ से आते थे जिनकी वजह से वो इतना हेवीली इन्वेस्ट कर पा रहा था। तो आइए अब इस स्कैम के अहम हिस्से को जानते हैं जिसकी वजह से ये स्कैम मुमकिन हो पाया। तो केतन पारेख ने सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही नहीं बल्कि बैंक्स की भी काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनिपुलेट किया था। केतन पारेख को मेनली दो बैंक से फंड मिलता था, GTB यानी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और MMCB यानी माधवपुरम मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। इन दो बैंक से केतन पारेख को हेविली फंड्स मिलते थे। जब शेयर की प्राइस बढ़ जाती थी तब केतन पारेख अपने शेयर्स बैंक के पास कोलैटरल यानी गिरवी रखकर लोन्स ले लेते थे और फिर उस पैसे को वापस से शेयर्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया करते थे। केतन पारेख ने GTB यानी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के कच्चे खासे स्टेक्स खरीद लिए थे और उसने GTB का यूज अपने लिए फंड्स अरेंज करने के लिए किया था। वही MMCB यानी माधवपुरम मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि गुजरात बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है, उसका इस काम में बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। MMCB के कुछ ऑफिशियल्स ने केतन पारेख की बहुत मदद की और उनकी मदद से केतन पारेख ने MMCB से काफी सारे लोन्स उठाए थे। उस टाइम RBI के रूल के अनुसार किसी भी स्टॉक ब्रोकर को RBI 15 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन नहीं दे सकती थी। इसके बावजूद MMCB ने केतन पारेख को 800 करोड़ का लोन दिया था और वही ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ने केतन पारेख को 100 करोड़ का लोन दिया था। MMCB ने RBI के रूल के अगेंस्ट जाकर ये नियम तोड़ा तो सही, लेकिन इसके साथ साथ केतन पारेख को बिना किसी प्रॉपर कोलैटरल के ये फंड्स इशू किए थे। केतन पारेख ने फंड अरेंज करने के लिए पेमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का गलत इस्तेमाल किया। पेमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एक DD यानी डिमांड ड्राफ्ट की तरह प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पेमेंट ऑर्डर इशू करने से पहले पेमेंट ऑर्डर इशू करने वाली कंपनी को वो अमाउंट पे करना होता है। MMCB भी केतन पारेख की कंपनीज के नाम पर पे ऑर्डर इशू करता था। केतन पारेख की कंपनीज के कुछ करंट अकाउंट्स बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच में भी थे।
एमएमसीबी से मिले हुए पे ऑर्डर को केतन पारेख बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच में ट्रांसफर करके लोन उठाया करता था। बैंक ऑफ इंडिया उस टाइम पर 18.5% के इंटरेस्ट चार्ज करता था। मार्च 2001 में एमएमसीबी ने केतन पारेख के कंपनीज के नाम पर 137 करोड़ के पे ऑर्डर्स का इश्यू किया था। उसके बाद केतन पारेख ने वो पे ऑर्डर्स बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच में ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद बीओआई ने वो सारे पे ऑर्डर्स क्लियरेंस के लिए भेज दिए। नॉर्मल सिचुएशन में बैंक को पे ऑर्डर इश्यू वाली कंपनी से अमाउंट मिल जाते थे, लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब पे ऑर्डर्स क्लियरेंस के लिए गई तो पता चला कि वो सारे पे ऑर्डर्स तो बाउंस हो चुके थे, क्योंकि एमएमसीबी ने क्लियरेंस में हिस्सा नहीं लिया था और उनके पास सफिशिएंट फंड भी नहीं था। एमएमसीबी पैसे नहीं चुका पाई, जिसके वजह से आरबीआई ने उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया को 137 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख से जाकर पैसे मांगे, तो केतन पारेख ने 137 करोड़ में से 7 करोड़ तो वापस कर दिए, पर 130 करोड़ वापस करने से मना कर दिया, जिसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख के खिलाफ 130 करोड़ फ्रॉड केस का कंप्लेन कर दिया। उसी दौरान यूएस में .com बबल बर्स्ट हुआ था, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था और मार्केट क्रैश होने लगी थी, जिसका इफेक्ट केतन पारेख के केतन स्टॉक्स पे भी पड़ा। सारे इन्वेस्टर्स केतन स्टॉक्स को सेल करने लग गए थे। केतन पारेख ने बहुत कोशिश किया मार्केट से फाइट करने का, पर वो नाकामयाब रहे, क्योंकि एक तरफ तो इन्वेस्टर्स उनके सारे कंपनीज के शेयर्स को बेचने लग गए थे, तो दूसरी तरफ पेमेंट ऑर्डर का घपला भी सामने आ चुका था। तो धीरे धीरे इस स्कैम का पूरा खुलासा हो चुका था। इस स्कैम के बाद मार्केट क्रैश हो गया और रिटेल इन्वेस्टर्स को अराउंड 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। स्कैम के बाद केतन पारेख को गलत तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए और बैंकिंग के साथ खिलवाड़ करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें 15 साल के लिए ट्रेडिंग करने पे पाबंदी लगाई गई। केतन पारेख की वजह से कोलकाता स्टॉक एक्सचेंजेस में भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में पेमेंट क्राइसिस हो गया, जिनके वजह से उन्हें 100 करोड़ का नुकसान हो गया। ये स्कैम एक के बाद होने के कारण इंडिया के स्टॉक मार्केट और बैंकिंग रेगुलेशंस पे काफी सारे सवाल उठाए गए और सेबी जो मार्केट को रेगुलेट करता है उसे काफी सारा क्रिटिसाइज किया गया। मार्च 2014 में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने केतन पारेख को 2 साल की जेल की सजा और भी सुना दी गई थी। तो दोस्तों, यही थी केतन पारेख और उनके द्वारा की गई स्कैम की कहानी। वीडियो की आखिरी पार्ट में अब हम ये जानेंगे कि हर्षित मेहता स्कैम जो कि 1992 में हुआ था और केतन पारेख स्कैम जो अभी हमने डिस्कस किया जो 2001 में हुआ था, इन दोनों के बीच क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस थे। पहला डिफरेंस हमने ये नोट किया लाइफस्टाइल का। हर्षित मेहता बहुत लाविश लाइफस्टाइल जीते थे। उन्हें मीडिया में रहना, मीडिया में नज़र आना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और उन्हें उनके लाविश लाइफस्टाइल से ही जाना जाता था। दूसरी तरफ केतन पारेख एक बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। उन्हें ज़्यादा मीडिया में रहना पसंद नहीं था और उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस भी कम थी। दूसरा डिफरेंस हमने ये नोटिस किया नेटवर्क। हर्षित मेहता एक बहुत क्लोज नेटवर्क था। हर्षित मेहता का ब्रोकर नेटवर्क भी बहुत क्लोज था। उनके पास बहुत से ब्रोकर से संबंध नहीं थे, जबकि दूसरी तरफ केतन पारेख का बहुत ज़्यादा नेटवर्क था। एक रीज़न तो ये क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर हुआ करते थे, इसीलिए उनके पास ब्रोकर्स के काफ़ी ज़्यादा संबंध हुआ करते थे। उनकी अकेले की एंटिटीज़ ही काफ़ी बड़ी थी। उस टाइम पर ऐसे नेटवर्क चाहिए था क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई थी और छोटे नेटवर्क से काम नहीं हो सकता था। तीसरा हमने देखा कि और जो हमने वीडियो में भी डिस्कस किया कि हर्षित मेहता टारगेट रिटेल इन्वेस्टर्स को किया करते थे, जबकि केतन पारेख का टारगेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हुआ करता था। लेकिन दोनों ही केस में रिटेल इन्वेस्टर्स ही ज़्यादा नुकसान में थे। और फिर हमने ये देखा कि जैसे हर्षित मेहता और केतन पारेख दोनों के स्कैम में बैंकिंग का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। हर्षित मेहता ने बीआर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया था, उसे मैनिपुलेट किया था, जबकि केतन पारेख ने पेमेंट ऑर्डर यूज़ करके उससे मिसयूज़ किया और उससे अपना स्कैम को अंजाम दिया था। जैसे कि हमने देखा हर्षित मेहता और केतन पारेख दोनों के स्कैम में बैंकिंग का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। हर्षित मेहता ने बीआर का यूज़ किया, जो बीआर के बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स थे उसको एक्सप्लॉइट किया, लेकिन केतन पारेख ने पे ऑर्डर्स का यूज़ किया, उसे मिसयूज़ किया।
हर्षद मेहता ने लूप होल्स का फ़ायदा उठाया, जिस तरह फ़ंड अरेंज करके हर्षद मेहता ने रेडी फॉरवर्ड डेट का गलत इस्तेमाल किया। केतन पारेख ने मैल प्रैक्टिसेस यूज़ किया, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग एंड पेमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का गलत इस्तेमाल किया। हर्षद मेहता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग करते थे और स्कैम के बाद BSE को रेगुलेट कर दिया था, जिसकी वजह से केतन पारेख कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पर काम करते थे। द फ्रॉड अमाउंट, तो हर्षद मेहता का स्कैम कुछ 5000 करोड़ का था, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम माना जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि केतन पारेख हर्षद मेहता की कंपनी से अपना कारोबार शुरू किया था। उसने 4000 करोड़ का स्टॉक मार्केट स्कैम किया था।